11 मई 1998 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार 7 रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री निवास पहुंचे और उसी दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. 13 तारीख को 2 और न्यूक्लियर बम फटे, 2 और अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए। कुल मिलाके 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए, मतलब 5 न्यूक्लियर बम जमीन के नीचे फटे। सभी को सफल कहा गया और उसके बाद हिंदुस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ कहा कि इस न्यूक्लियर बम की कितनी पावर थी, इसमें कितनी ऊर्जा थी, कितनी एनर्जी थी और उस सब का प्रूफ दुनिया के सामने रख दिया। DRDO and DAE have effectively and efficiently coordinated and integrated their respective technological strengths in the national mission to confront the country with the capability to vacate the nuclear threats. भारत एटम बॉम्ब का टेस्ट करने वाला है, इसकी जानकारी दुनिया के किसी भी देश को नहीं थी। भारत एटॉमिक टेस्ट न करे, इसके लिए अमेरिका सख्त निगरानी रखता था। अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के अलावा किसी भी देश को एटम बॉम्ब बनाने से रोकता आ रहा था। ऐसी किसी भी कोशिश पर अमेरिका और उसके साझेदार देश सख्त कदम उठाते रहे थे। लेकिन वाजपेयी सरकार ने न सिर्फ एटम बॉम्ब टेस्ट किया, बल्कि खुद को न्यूक्लियर वेपन टेस्ट या एटम बॉम्ब से लैस देश भी घोषित कर दिया। परीक्षण के साथ हमने यह भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज। हमने यह भी कहा कि जिनके पास परमाणु शस्त्र नहीं है, हम उनके विरुद्ध उनका उपयोग नहीं करेंगे। हमने परीक्षण बंद करने का भी ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि भारत को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एक न्यूक्लियर हथियार वाला देश होने से क्या फायदा हुआ? क्या बेरोजगारों को नौकरियां और मिलनी शुरू हो गई? क्या अस्पतालों की संख्या बढ़ गई? क्या बीमारों का इलाज आसान और बेहतर हो गया? क्या स्कूलों की संख्या और बढ़ गई? क्या पढ़ाई लिखाई का लेवल और बढ़ गया? क्या देश इतना शक्तिशाली हो गया कि किसी भी देश को भारत पर किसी भी प्रकार का हमला करने से डर लगे? और अगर नहीं, तो फिर भारत ने इतनी जोर से हमारे पास
एटम बम होने की, हमारे पास न्यूक्लियर शक्ति होने की घोषणा क्यों की? क्या इससे देश को फायदा हुआ या इससे अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी पार्टी को ज्यादा हुआ? इस बात को समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, तब जब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में कदम रखा। आजादी से महज 8 महीने बाद ही सरकार ने एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास किया और इसी के साथ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वेपन्स ऑफ पीस नाम की किताब लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार राज चेनगप्पा का मानना है कि नेहरू एटम बॉम्ब नहीं चाहते थे, लेकिन बॉम्ब बनाने की काबिलियत विकसित करना चाहते थे। एटॉमिक एनर्जी को हमें शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए विकसित करना है, लेकिन अगर किसी ने हमें मजबूर किया तो चाहे हम जितनी भी शांति की बात करें, युद्ध में इसके इस्तेमाल से हमें नहीं रोका जा सकेगा। वैसे न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में पहला कदम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में रखा था। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 1945 में बन चुका था। अगला कदम 1954 में रखा गया, जब एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट ट्राम्बे की नींव रखी गई। इसी साल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया और इसके सेक्रेटरी बने डॉक्टर भाभा। खास बात यह थी कि इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हमेशा सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते आ रहे हैं। He was against the bomb, and quite rightly so. It is the most destructive weapon that humankind has built. But he had a very nuanced view to the whole point. The point was that he never wanted to speak from a position of weakness. So when he told the world there should not be an atomic bomb, what he meant was we should say it from a position of strength. Not because we didn't have the bomb, but because though we could build the bomb, we never wanted to use the bomb or have the bomb. सवाल यह है कि नेहरू के जमाने में भी क्या भारत चाहने पर न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? जवाहरलाल नेहरू की होमी जहांगीर भाभा से 1962 के फरवरी महीने में एक अहम मुलाकात हुई। जहांगीर भाभा से नेहरू ने पूछा कि क्या हम एटम बॉम्ब बना सकते हैं? डॉक्टर भाभा ने कहा, बिल्कुल। फिर नेहरू ने पूछा, इसमें कितना वक्त लगेगा? तब जहांगीर भाभा ने कहा कि तकरीबन 2 साल। इस पर नेहरू ने कहा, ठीक है, लेकिन जब तक मैं न कहूं एटम बॉम्ब नहीं बनाइएगा। प्रधानमंत्री नेहरू के इस बयान का क्या मतलब था? Even as he spoke against the bomb, he started developing the capability through Homi Bhabha and the Atomic Energy Commission. He said, you go ahead and work on a capacity where you can, if necessary and needed, we could build the bomb. 1962 में चीन और भारत के बीच बहुत भारी जंग हुई और भारत इस जंग को बहुत बुरी तरह से हार गया और उस जंग के 2 साल बाद ही चीन ने चीन में ही बना एक एटम बम का विस्फोट किया और चीन ने ये कह दिया कि अब चीन एक न्यूक्लियर नेशन है, उसके पास एटम बम है। भारत में सबको घबराहट हुई और सब पार्टियों ने अब ये मांग की कि भारत भी एटम बम बनाए। उन पार्टियों में जनसंघ भी थी जो बाद में जाकर बीजेपी बनी। इसी दौर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री शुरू में एटम बॉम्ब बनाने के खिलाफ थे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों से नाखुश थे। लिहाजा भाभा ने घोषणा कर दी कि भारत 18 महीने में एटम बॉम्ब बना सकता है। साथ ही रेडियो पर एटम बॉम्ब के पक्ष में भाषण भी दिया।
पर्याप्त संख्या में एटमी हथियारों से लैस मुल्क को खुद से बड़े और शक्तिशाली देश के हमले से सुरक्षा मिलती है। सुरक्षा का यह सस्ता विकल्प है। मतलब देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर भाभा और प्रधानमंत्री शास्त्री ने अलग अलग राह पकड़ ली, लेकिन भाभा के बयानों से लाल बहादुर शास्त्री अपनी कांग्रेस पार्टी में ही अलग थलग पड़ गए। इसी साल नवंबर महीने में लोकसभा में इस पर जबरदस्त बहस हुई। जनसंघ ने 27 नवंबर को एटम बॉम्ब बनाने के पक्ष में प्रस्ताव रखा। हालांकि प्रस्ताव गिर गया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को अपना रुख बदलना पड़ा। मैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से मिला। डॉक्टर भाभा चाहते हैं कि भारत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए शांतिपूर्ण न्यूक्लियर डिवाइस विकसित करे। मेरी और डॉक्टर भाभा की यही राय है कि इस काम को हमें करना चाहिए। बात चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, बहस चल रही थी। 60 के दशक में कसकर चर्चा चली और उस समय जो वैचारिक नींव थी बम की, मूलतः उसी समय में रखी गई थी। क्यों चाहिए हमें बम? जो चीन ने बम विस्फोट कर लिया तो और हमें क्या क्या चाहिए? क्या हम न्यूक्लियर प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला जिसे कहते हैं, छतरी, परमाणु छतरी, जिसके अंदर कई देश जो कि परमाणु बम नहीं बनाए हैं, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों ने परमाणु छतरी ले ली। इन्हें अमेरिका जैसा देश उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। हमने भी प्रयास किया, लेकिन हमें वो उसके नहीं एश्योरेंस नहीं दिया गया। तो हमें हमारे लिए छोड़ दिया गया रास्ता। हमें अपना रास्ता खुद तय करना था। 1965 की लड़ाई के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई और उसी साल हवाई दुर्घटना में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का भी निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की जगह इंदिरा गांधी सत्ता में आई और डॉक्टर भाभा की जगह डॉक्टर विक्रम साराभाई। लेकिन भाभा से अलग विक्रम साराभाई एटम बॉम्ब बनाने के पक्ष में नहीं थे। शुरुआत में इंदिरा गांधी डॉक्टर साराभाई के विचारों से प्रभावित रही, लेकिन 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई से पहले ही वो अपनी नीति बदल चुकी थी। After 2 years, when she realized, and she had great advisors like P.N. Aksar, who came and told her that the strength of a nation does not just lie in its moral posturing. It has to be backed by military or nuclear power at some point. And large nations will listen to you only if you have the capability of doing this. So do not stop the program. So secretly, she cleared the program in 1968. 7 सितंबर 1972 इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर गईं। दौरे पर उन्हें लकड़ी से बना एटम बॉम्ब का मॉडल दिखाया गया और इसके तकरीबन 2 साल बाद भारत ने राजस्थान के पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कर डाला। दिन था बुद्ध पूर्णिमा का और कहा गया, बुद्धा इज स्माइलिंग। 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पोखरण में एक परमाणु विस्फोट तो किया, एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो किया, लेकिन दुनिया से यह कहा कि ये एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियर टेस्ट है, इसका एटम बम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दूसरे देश के लोग अब ये समझने लगे कि हिंदुस्तान एटम बम तो बना रहा है, लेकिन सबसे छुपा छुपा के उन्होंने हिंदुस्तान को अब एक कोवर्ट न्यूक्लियर पावर कहना शुरू कर दिया। भारत के एटॉमिक प्रोग्राम में अगला बड़ा मोड़ आया नरसिम्हा राव सरकार के वक्त। नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि वो एटम बॉम्ब टेस्ट करना चाहते थे। नरसिम्हा राव ने वैज्ञानिकों को तैयारी करने का निर्देश दिया था। इसमें
थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम भी शामिल था। लेकिन क्या आदेश सिर्फ तैयार रहने के लिए था और भारत की जरूरत क्या थी? Narasimha Rao ji's orders were that you will build and keep everything ready, and if I give you the order, you must be able to do it in 10 days' time. But he had a very clear policy with it. His thing was, I do not want, as it happened in 1974 when scientists said that we've lowered the weapon already and we must do a test whether you want to do a test or not. The scientists will not determine the timing of the test. The timing of the test has to be determined by political, strategic, international reasons. अमेरिका को भनक मिल गई थी और वो सैटेलाइट्स पिक्चर्स ने प्रिपरेशन का तैयारी कर ले लिया था और उस तैयारी उसने भारत सरकार को सूचना प्रस्तुत कर दी थी कि आप इस तरह की गतिविधि करने जा रहे हैं। लेकिन क्या भारत ने निर्णय उसके चलते लिया या नहीं लिया, इस पर अभी कोई भी चीज़, कोई बात डिसाइसिव नहीं है। खुद नरसिम्हा राव ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया था। कहा जाता है कि अमेरिका के दबाव में उन्हें टेस्ट को टालना पड़ा, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक समय रहते तैयार नहीं हो पाए थे और जब तक तैयारी हो पाई चुनाव का समय आ गया था। नरसिम्हा राव ने टेस्ट की जिम्मेदारी अगली सरकार पर छोड़ दी थी। उस समय इंडिया के, भारत के जो वैज्ञानिक है तैयार नहीं थे। उस समय बम तैयार नहीं था, लेकिन उनको बहुत प्रेशर था अमेरिका से कि उसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि ये क्लिंटन का फर्स्ट जो टेन्योर था उसमें बहुत नॉन प्रोलिफरेशन वालों का जोर था इंडिया के ऊपर, और वैज्ञानिकों को 6 महीने से 1 साल और चाहिए था। तो उन्होंने अपने तरीके साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करके और अमेरिका को टाल दिया और बेवकूफ़ी बनाया। और उन्होंने अटल जी से कहा भी था कि जब उनको हैंडओवर एक तरह से कर रहे थे, हैंडओवर तो उन्होंने डायरेक्टली थोड़े दिन के लिए किया था, 13 दिन के लिए, पर तभी भी उनको समझाया कि देखिए मैंने सारी सामग्री अब तैयार कर दी है, क्योंकि वैज्ञानिकों को समय चाहिए था, अब आप कर लीजिएगा। स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव पद छोड़ करके अटल जी को संभालने पद दे रहे थे, तब कहा भी था, संकेत में कहा था, मैं नहीं कर पाया, तुम कर देना। नरसिम्हा राव की सरकार के बाद आई 13 दिन की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार में आते ही अपने 30 साल पुराने एजेंडे को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश की? इतने कम दिनों के भीतर क्या वाजपेयी सरकार एटम बम के टेस्ट का बड़ा फैसला कर चुकी थी? Narasimha Rao ji had decided before he lost the elections that everything should be ready, that if he gave an order, within 10 days there should be a test. When Vajpayee ji took over for the first time as Prime Minister, to everyone's surprise, he gave the order within 2 days of it, the test. And so within 12 days, his government went into a minority government. He was not able to win the vote in parliament. He had ordered the weapons to be lowered. When he lost the vote, the weapons were still underground. 13 दिन की वाजपेयी सरकार एटम बॉम्ब टेस्ट को लेकर कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा सरकार में वित्त मंत्री रहे जसवंत सिंह की किताब अ कॉल टू ऑनर से भी मिलता है। वाजपेयी ने पहली बार मुझसे इस बारे में 1996 में बात की। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। एक दिन वो मुझे किनारे पर ले गए और मुझसे कहा कि काश हमारे पास कुछ और वक्त होता। न्यूक्लियर टेस्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। देश के वैज्ञानिक इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि अब हमारी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी, उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया। वाजपेयी सरकार 13 दिन के लिए ही सत्ता में आई थी। इस बीच
अगर वो एटम बॉम्ब का टेस्ट करती तो इसका क्या असर होता, इसके बारे में तो फिलहाल सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। 18 मार्च 1998 को वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही वाजपेयी ने एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात की। कहा जाता है कि इस मुलाकात में कलाम को न्यूक्लियर टेस्ट के लिए नहीं बल्कि मंत्री बनने का ऑफर दिया गया। कलाम ने यह ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन जल्द ही एक बड़ा फैसला हुआ। कलाम और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन आर चिदम्बरम से उनकी दूसरी मुलाकात शपथ लेने के 2 दिन बाद हुई। इस बैठक में कलाम ने मिसाइल प्रोग्राम के बारे में बताया, जबकि चिदम्बरम ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में ब्रीफिंग दी। तो ठीक है, आप लोग तैयारी कीजिए, हम जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वाजपेयी ने 20 मार्च की अहम बैठक में तैयारी करने के लिए कहा था, लेकिन टेस्ट के लिए हरी झंडी नहीं दी थी। इसी बीच 28 मार्च को वाजपेयी सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। विश्वास मत की वजह से ही पिछली बार वैज्ञानिकों ने हाथ खींचे। अब हालात बदल चुके थे। वाजपेयी के पास बहुमत था। टेस्ट के लिए तैयारी पूरी करने में कलाम साहब आपको कितना समय लगेगा? अगर आप हमें आज ऑर्डर देते हैं तो 30वें दिन हम टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 10 मई को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए और ब्रजेश मिश्रा जी के संपर्क में रहकर टेस्ट की डेट भी फाइनल कर लीजिए। अगले दिन वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा के साथ मीटिंग हुई। पहले 10 मई को टेस्ट करने का प्लान था, लेकिन 26 अप्रैल से 10 मई तक राष्ट्रपति लैटिन अमेरिका की यात्रा पर थे। 26 अप्रैल से पहले टेस्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि आर चिदम्बरम की बेटी की शादी होने वाली थी और अपनी बेटी की शादी में चिदम्बरम की गैर मौजूदगी से लोगों को शक हो सकता था। सोच विचार कर 11 मई की तारीख तय हुई। यह दिन भी बुद्ध पूर्णिमा का था और इसे ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। एटम बॉम्ब के विस्फोट का फैसला आजाद भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक था और ऑपरेशन शक्ति हमेशा के लिए दुनिया में भारत के पोजीशन को बदलने वाला था। Any decision to take a test is a huge step, which is both strategic and political. Vajpayee ji demonstrated that decisiveness. That is his greatness. That given all the options, many people would have pulled back. Narasimha Rao ji thought, and he said, I don't want to do it. There have been many prime ministers like that. Mrs. Gandhi thought. Second time, she didn't want to do the test in 1981, 82, when we had it ready. She was to do a test. Rajiv Gandhi, when he became prime minister, he thought, but he said, the most important thing is weaponization. बीजेपी के एजेंडा में न्यूक्लियर टेस्ट है, इस बात का डंका वो हमेशा पीटते रहे। 1967 के चुनाव में ये बात पार्टी मैनिफेस्टो में थी, लेकिन 1998 के चुनाव में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, 13 पार्टीज के गठबंधन की सरकार थी। क्या ये 13 पार्टी की कोएलिशन की सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती थी? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बड़ा फैसला ले लिया था। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, प्रमोद महाजन, जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा को इस फैसले की जानकारी थी। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मिश्रा को वैज्ञानिकों के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम दिया गया था। प्रधानमंत्री के साइंटिफिक एडवाइजर एपीजे अब्दुल कलाम
और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम इस ऑपरेशन के चीफ कोऑर्डिनेटर बनाए गए। कलाम के सहयोगी रहे डीआरडीओ के डॉक्टर संथानम को टेस्ट साइट प्रिपरेशन यानी पोखरण में परीक्षण की जगह की तैयारी का जिम्मा दिया गया। प्रधानमंत्री की इजाजत मिलने के बाद बड़ी सतर्कता से काम शुरू हो चुका था। अमेरिकी खुफिया सैटेलाइट की वजह से रात में ही काम करना पाता था। The plan was, how can we beat the satellite, keep it secret, and if you sent word around that you were doing it, that means the army comes, everybody comes, you know, India, everyone talks. So I think one of the greatest credits is how you kept that whole test secret. And the way they did it was that they had code words for everything. So when they made phone conversations, they would never say this is the test site, they would say this is White House, this is the Taj Mahal, this was this, so that the code words would never work, never be detected by the others. They did all the work in the night. And it is the most difficult thing to do because in the desert, the breeze blows and the sands align themselves according to the wind. So if you dug something up, that will show up straight away like a big gash, like a wound in the earth. So what they did was that every night they'd work. They would then, in the morning, early morning, before the satellite could see what is happening, they would cover the sand and align it according to that and put the bush where it was. ऑपरेशन शक्ति से जुड़े वैज्ञानिक कभी भी एक साथ सफर नहीं करते थे। वो कभी भी सीधे पोखरण नहीं आते थे। वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म में रहते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आर्मी के ड्रेस में कलाम और चिदम्बरम दिखाई दे रहे हैं। सभी वैज्ञानिकों के कोड नेम थे। मेजर जनरल पृथ्वीराज, एपीजे अब्दुल कलाम इसी नाम से जाने जाते थे, जबकि आर चिदम्बरम का कोड नेम था नटराज। दोनों आर्मी की यूनिफॉर्म में रहते थे। The idea was that it was an army range. If there was a huge influx of civilian people, a lot of civilian people came in there, immediately the satellite would pick up and know that there is more people that is there. So they all wore army uniforms. So when they came in, they looked like army people. The satellite was not able to do it. पोखरण में ही तैनात सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट की मदद से आखिरकार 10 मई तक पूरी तैयारी कर ली गई। अब विस्फोट का इंतजार था। टेस्ट का क्या हुआ? नहीं, अभी नहीं। अभी हवा का रुख दूसरे गांव की तरफ है। साइंटिस्ट लोग इंतजार कर रहे हैं। इसमें दिक्कत एक है कि अगर ऐसे में कोई पशु, कोई जानवर अगर टेस्ट साइट पर चला गया तो कलाम साहब ऐसे आदमी हैं कि एक जानवर की मौत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो टेस्ट कैंसिल कर देंगे, रोक देंगे उसे। हेलो, हाँ ठीक है। टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली कंडक्टेड। न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहे। ठीक 3:45 पर टेस्ट हुए। अटल जी, सचमुच आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। ये राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक था। Today at 15:45 hours,
India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. 13 मई को 2 और टेस्ट हुए। इस टेस्ट के बाद भारत सरकार ने आगे एटम बम परीक्षण नहीं करने का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, किसी भी हाल में एटम बम का पहले इस्तेमाल नहीं करने यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का भी ऐलान कर दिया। लेकिन अमेरिका ने इसे बहुत बड़ा चैलेंज माना। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. Simply stated, we did not get it right. It's my responsibility to stand up and tell the American people that we didn't get it right. 1998 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन थे। उनको जैसे ही भारत के न्यूक्लियर विस्फोट का पता चला, उन्होंने कहा, "We are going to come down on those guys like a ton of brick." मतलब वो भारत के खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए। I have decided to impose economic sanctions against India. This is a deeply disappointing thing for me personally. The First Lady and our daughter had a wonderful trip there. I have stayed in regular touch with the leaders of India for the last 5 years. I have looked forward to a very bright and different future. But the nuclear tests conducted by India against the backdrop of 149 nations signing the Nuclear Non-Proliferation Treaty demand an unambiguous response by the United States. It is important that we make clear our categorical opposition. दूसरी तरफ 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी 6 बमों के परीक्षण कर डाले। हमने बहुत इंतजार किया। अगर भारत को तबाही का भयानक खेल शुरू करने पर इबरत की मिसाल बना दिया जाता और वो अपने जारहाना इरादे तर्क करके अमन का रास्ता इख्तियार कर लेता, तो हम कभी आज न करते। हमें मजबूरन अपने दफा के लिए एटमी तजुर्बात करना पड़े। कहीं पर एक गड्ढा को खोदने में आपको सारी तैयारी करने में, आपके उसके ऊपर निर्णय लेने में ही आपको महीनों लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में 15 दिन में सारी तैयारी हो गई, उनका परीक्षण भी हो गया। ये साफ साफ संकेत देता है कि उनके पास परमाणु हथियार थे। और इस परीक्षण ने, भारत की परीक्षण ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया। वह पाकिस्तान के छिपे हुए परमाणु संपदा को, परमाणु बम को उसने दुनिया के सामने लाके प्रस्तुत कर दिया। अमेरिका और यूरोपीय देशों की नजर में भारत ने एटम बमों की खतरनाक रेस शुरू कर दी थी। चीन और अमेरिका ने मिलकर यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन में कश्मीर का भी जिक्र हुआ। कहा गया कि कश्मीर की समस्या का समाधान करना होगा। यानी जिस कश्मीर के इंटरनेशनलाइजेशन का भारत विरोध करता रहा था, वो अब पूरी दुनिया की नजर पर था। कश्मीर इशू को लेके पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहने लगे, खासकर वर्ल्ड का अटेंशन, इंटरनेशनल अटेंशन ड्रा करने के लिए, कि ये कश्मीर इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा तब तक ये जो न्यूक्लियर इशू जो आ गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बनी रहेगी कश्मीर, जिसका गूंज अभी तक हमें सुनाई दे रहा है। और अभी अभी नवाज शरीफ साहब ने भी यही बात बोली है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन गया है कश्मीर। लेकिन अगर आप देखेंगे उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कहीं कश्मीर इशू के साथ और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की कोई रिश्ता नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच एटम बॉम्ब टेस्ट के बाद माहौल तनाव भरा रहा, लेकिन हालात जल्द ही बदल गए। 15 सितंबर 1998 का दिन आया। नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी न्यूयॉर्क में मिले और यहीं पर दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू करने पर बातचीत हुई। न्यू चैप्टर
Indo-Pakistan cooperation is being opened. अगले साल फरवरी महीने में वाजपेयी लाहौर की यात्रा पर बस से गए। वाजपेयी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वाजपेयी और नवाज शरीफ की बातों से नई शुरुआत की कोशिशें झलक रही थी। My message to the people of Pakistan will be short and simple. Put aside the bitterness of the past. Together, let us make a new beginning. I have underscored to Prime Minister Vajpayee the immense potential of building a mutually beneficial cooperative relationship once we achieve a final settlement of Jammu and Kashmir issue. लेकिन जल्द ही हालात बदलने वाले थे और इसका अंदाजा न भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को था और न ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। तो ये रहा था कि लाहौर बस यात्रा की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा के लिए सुधर जाएंगे। लाहौर डिक्लेरेशन भी साइन हुआ, लेकिन उसी वक्त उसके बीच पाकिस्तानी सेना के 200 जवान हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा को पार करके, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके कारगिल की सुनसान पहाड़ियों में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने 10 हिंदुस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। उनका ओरिजिनल प्लान ये था कि 10 चौकियों पर कब्जा कर लें, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई, उन्होंने हिंदुस्तान की 140 चौकियों पे कब्जा कर लिया। 140। पाकिस्तान ने जिन चौकियों पर कब्जा किया था, उन्हें भारतीय सेना सर्दियों में खाली कर देती थी और गर्मी में वापस जाया करती थी। नजम सेट्टी के मुताबिक कश्मीर के करगिल इलाके में घुसपैठ का प्लान पाकिस्तान की सेना के 4 अधिकारियों का था। इसमें उनके तब के सेना प्रमुख और बाद में सैनिक तानाशाह बनने वाले परवेज मुशर्रफ के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जनरल महमूद और वहां की नॉर्दर्न इन्फेंट्री के फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जावेद हुसैन शामिल थे। करगिल में कब्जा करना उनके पुराने प्लान का हिस्सा था, जिसका जिक्र पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने किया था। Well, there were war games. Yeah. And as part of the war games, different scenarios would be built, and there was such a war game scenario. There was such. It was presented to you. Well, I will put it in this way. There was. I want to be careful about what I say here. There was a war game scenario, and I put my foot down. I said, no, this is wrong. This war game and all that you're talking about, did this predate General Musharraf? No, General Musharraf was the person who presented the war plan to me. Really? Yes. Ever since we lost parts of the Siachen area under General Zia, I think there was an attempt to do something that could retrieve for us what had been lost. परवेज मुशर्रफ 1998 में जब पाकिस्तान की सेना प्रमुख बने, तब दोनों देश एटम बॉम्ब से लैस हो चुके थे। तो क्या लाहौर की गर्मजोशी में भारत भूल गया कि पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है और अब वो उसके इस्तेमाल का डर दिखा सकता है? एटम बम जब उन्होंने टेस्ट कर लिया तो उन्होंने ये समझा कि क्योंकि अभी इंडिया के पास भी और पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो इसलिए हमारी कन्वेंशनल लड़ाई नहीं हो सकती और थोड़ा बहुत अगर हम करते हैं तो उस चीज को अनदेखा करा जाएगा और हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है
वो ज़्यादा अटैक करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसका जुड़ा होना एटम बम की काबिलियत के साथ में वो सही बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान बिल्कुल साफ था। पहले आतंकवादियों की शक्ल में अपनी सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भेजो, और अगर भारत दूसरा फ्रंट खोलने पर विवश हो तो न्यूक्लियर वॉर का डर दिखाओ। अप्रैल तक उनके प्लान का पता भारत को नहीं था। भारत को करगिल में घुसपैठ का अंदाजा सबसे पहले 3 मई को लगा, जब भेड़ चराने वाले गरेड़िए ताशी नाम ग्याल ने कुछ लोगों को पहाड़ों में बंकर बनाते हुए देखा। इसके बाद एक फौजी दस्ते भेजे गए, लेकिन घुसपैठ का सही अंदाजा नहीं लग पाया। शुरू में असेसमेंट जो थी वो काफ़ी गलत रही, और जब तक वो असली पता लगा मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते में, तब भी असेसमेंट यही थी कि 80 से 100 हो सकते हैं, फिर 200 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं। कारगिल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पे चौथी लड़ाई बनने जा रहा था, लेकिन हिंदुस्तानी सेना को 19 मई तक भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। इसीलिए तो तब के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने दावा दिया था कि हम इस इलाके को 2 दिन में साफ कर देंगे। उनको शायद लग रहा था कि ये इन्फिल्ट्रेटर्स, ये घुसपैठ करने वाले लोग आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान मुजाहिदीन के लोग हैं। भारतीय सेना मई के आखिरी हफ्ते में ही पुख्ते तौर से कह पाई कि उनका सामना आतंकवादियों से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की सेना से है। इंटेलिजेंस जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, रॉ की, आईबी की और मिलिट्री इंटेलिजेंस की, वो लोग सब यही कहते थे कि ये आतंकवादी हैं। तो मैं बोलूँगा कि मई के जब तक हम ये ऑपरेशन जब हमने प्लान किया अपना 24 के बाद में, तब तक मुझे पूरा यकीन था कि ये लोग आर्मी के हैं। लेकिन कैबिनेट को इस बात को समझाने में थोड़ा और दिक्कत आई, थोड़ा और देर लगी, क्योंकि अभी तक इंटेलिजेंस जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो दूसरी थी। हालात बिगड़ रहे थे। उधर पाकिस्तान कहता रहा कि घुसपैठिए कश्मीरी उग्रवादी हैं, पाकिस्तान का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे नजदीक कारगिल पर मुजाहिदीन के कब्जे का बुनियादी मकसद आलमी रायआमा को मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जे करना था, जो कि एक मुद्दत से बेइतनाई का मुजाहरा कर रही थी। इस मकसद में वो पूरी तरह कामयाब हुए, और उन्होंने हमारे इस मौकफ को भी अमली तौर पर साबित कर दिया कि मसला कश्मीर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। आखिरकार 24 मई को, यानी घुसपैठ के बारे में पता चलने के 21 दिन बाद, CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसको बीच में मैंने ही प्रेजेंटेशन दिया था। उस वक्त मैं आर्मी चीफ और चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था। सर, कारगिल सेक्टर के बटालिक कक्सर, द्रास और मशकोह में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की है, और पाकिस्तानी सेना इन इलाकों में परमानेंट कब्जे के इरादे से पहुंची है। जैसा कि पहले माना जा रहा था कि कब्जा आतंकवादियों ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुजाहिदीन कभी भी जमीन पर कब्जा करके नहीं बैठते हैं। ये काम पाकिस्तानी सेना का है। उनका मकसद इंडस नदी के साथ साथ वाले श्रीनगर लेह कारगिल हाईवे पर कब्जा करना है। दुश्मन स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर काबिज है, और मशीन गन, एयर डिफेंस वेपन्स और भारी हथियारों के साथ साथ आर्टिलरी की भी मदद उसे मिल रही है। सर, ये घुसपैठ हटाई नहीं गई तो 1972 वाली LOC बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम श्रीनगर लेह हाईवे पर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। सर, मैं चाहता हूं कि कारगिल में हमें अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही नेवी को भी अलर्ट कर देना चाहिए। अब सवाल ये आ रहा था कि क्या पाकिस्तान से कारगिल वापस लेने के लिए भारतीय सेना एक दूसरा फ्रंट खोले?
लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके पाकिस्तान के ऊपर एक और जगह हमला करे। लेकिन अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच खुली जंग हो जाती। दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच, दो ऐसे देश जिनके पास एटम बॉम्ब है, उनमें खुली जंग हो जाती और मामला बहुत खतरनाक हो सकता था। सीसीएस चाहती है कि कारगिल में हुई घुसपैठ को हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जनरल, उसके लिए आपकी सारी बातें सीसीएस एक्सेप्ट करती है। लेकिन जनरल, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हमारी सेना एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस ना करे। विदेश मंत्री एकदम सही कह रहे हैं। सीसीएस का भी यही मत है। पहले क्योंकि कैबिनेट को ये यकीन नहीं था कि हम लोग कि ये लोग जो घुसपैठिए हैं वो जिहादी हैं या पाकिस्तान आर्मी के हैं, तो वो लोग एस्केलेट नहीं करना चाहते थे। दूसरी बात ये भी थी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स थे दोनों देशों में और उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी सब देशों में। दे वर कॉलिंग अस रोग नेशन बिकॉज वी हैड कैरिड आउट दैट टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो वो लोग न्यूक्लियर की वजह से भी उनके मन में ये था कि हमको ये लड़ाई जो है एस्केलेट नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने हमको शुरू से ही रिस्ट्रिक्शन दे दी कि ठीक है, आप इनको खदेड़िए, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना। जब वाजपेयी सरकार ने करगिल से पाकिस्तान की फौज को निकालने का फैसला किया, तब वो बहुमत खो चुकी थी। देश में चुनाव का माहौल था, लेकिन सरकार बड़े फैसले लेने के लिए विवश थी। सरकार ने हवाई ताकत के इस्तेमाल का भी फैसला किया था। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन भारतीय वायुसेना को किसी भी हाल में एलओसी पार करने की इजाजत नहीं थी। एक चीज कहते हैं ना, इनिशिएटिव इन वॉर, इसको कैप्चर करना पड़ता है। ये हमें कहा गया कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, तो इनिशिएटिव पास टू द एनिमी इमीडिएटली। उनको पता था कि उनके लिए कोई डिफेंस करने की जरूरत ही नहीं है, हम जाएंगे नहीं, एंड दिस वाज अनाउंस्ड टू ऑल कंसर्न्ड। तो इसलिए उनको कोई डिफेंसिव प्रिपरेशंस नहीं थे, और हमें यह डर था कि पता नहीं वो कब ये एयर वॉर को एस्केलेट कर दें, एंड वी विल बी एट द रिसीविंग एंड एज अपोज टू आर गेटिंग देम ऑन द रिसीविंग एंड। शुरुआती झटकों के बाद वायुसेना ने अपनी रणनीति बदली। 1971 के बाद पहली बार वायुसेना के जंगी जहाज लड़ाई में शामिल हो रहे थे। इस ऑपरेशन को सफेद सागर नाम दिया गया। MiG-29 हवा में दूसरे विमानों को सुरक्षा देता था। भारतीय वायु क्षेत्र में रहकर विमानों ने वो काम किया जो अब तक दुनिया की किसी भी वायुसेना ने नहीं किया था। 13,000 फुट से 18,000 फुट की ऊंचाई पर छिपे पाकिस्तानी फौज को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पहली बार लेजर गाइडेड बम का इस्तेमाल हुआ। Fortunately, by a system that we had adopted in Western Air Command, the enemy was convinced that we are ready for the air battle, willing for the air battle. आप आओ, हम आपसे लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, and we are waiting for it. वो नहीं आया। वायुसेना के विमानों ने आसमान से कैसा काम किया, इसका अंदाजा पाकिस्तानी फौजियों के रेडियो संदेश को सुनकर लगाया जा सकता था। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। आगे जाना तो क्या, पीछे मुड़ना भी मुश्किल हो गया। इसके साथ भारत ने जल्द ही दुनिया के सामने पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी के पुख्ता सबूत दे दिए। Direct involvement of the Pakistani army in these intrusions
have been proved beyond doubt. With the recovery of an official Pak Army document, an identity card of a Pak soldier from the 4 Northern Light Infantry. भारतीय सेना के लिए जमीन पर हालात तब बदले जब तोलोलिंग पर कब्जा हुआ। कोई नाइट 12-13 को 2 राजरिफ ने आर्टिलरी की सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन लॉन्च किया और सुबह 13 तारीख को उन्होंने तोलोलिंग के ऊपर कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई 2-3 हफ्ते तक कोई हमको सक्सेस नहीं मिल रहा था और तोलोलिंग एक ऐसा फीचर था जो रोड के ऊपर बड़ी अच्छी तरह डोमिनेशन कर रहा था। पाकिस्तान को घेरने के लिए भारत ने कई मोर्चे पर जंग छेड़ दी थी। राजनयिक एक तरफ काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ रोज दिल्ली में वायुसेना, थल सेना और विदेश विभाग के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग करते थे। टेलीविजन के जरिए करगिल घर घर तक पहुंच रहा था। What you heard right behind you were the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault. Also going on simultaneously are multi-barrel rocket launchers also attacking the same positions on Tiger Hills. This part of the Batalik sector where I am sitting right now was actually with the Pakistani troops till just a short while back. In fact, even now they are continuing to shell this region looking for the forward posts which have been formed here. We heard a shell going off just a short while ago. Looking at the terrain behind me indicates just why the fight here has been so difficult. Climbing up these rocky faces would, at the best of times, have been very difficult. With somebody sitting up there shooting down as you climb, it becomes almost impossible. Shells are right now landing behind me. You can see the smoke right there where shell has just gone off. इसी तरह टेलीविजन रिपोर्टर जंग की खबर पूरे देश भर में पहुंचा रहे थे। इन्हीं रिपोर्टरों में प्रभात शोंगलू भी थे। हमारी सेना के लोगों से, उनके अफसरों से मुलाकात होती थी, उन्होंने कभी रोका नहीं, कोई प्रेशर भी नहीं था। ये ज़रूर था कि वो रिस्क वो आपका अपना था, वो आपको कवर भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि अचानक उन पर भी हमला हुआ था। वो लोग भी अपनी तैयारी में कहीं ना कहीं शुरू में कहीं ना कहीं अपने को डिफेंसिव पे पा रहे थे। पूरा मुल्क देख रहा था कि किन किन हालात में भारतीय फौज लड़ाई लड़ रही थी। ये टेलीविजन युग की पहली लड़ाई थी। ऐसी ही एक लड़ाई और उसमें लड़ने वाले आज तक लोगों की जहन में हैं। ये कहानी है एक नौजवान कैप्टन विक्रम बत्रा की। In case we would have stopped at any point of time, we knew that we would have been the pinpoint target for them. Either we would have been there or they would have been there. We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo Company's success signal, "Oi aaya," and which was passed to our CO Colonel Joshi on the radio set. After the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. ये फौजी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के हैं। हमारे ही चैनल से ये तब की बातचीत है जब ये अफसर द्रास के पॉइंट 5140 के एक अहम चौकी पर कब्जा करके लौटे थे। विक्रम को उनके दोस्त शेर शाह बुलाते थे। दुश्मनों की उन पर नजर थी। They were on the same frequency which were we on our radio sets, and one of the Pakistani soldiers or officer, whoever it was, he said me, my code name was Sher Shah. "Oh Sher Shah, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time." And that was the time they gave us a challenge, and my guys, they went wild. How dare a Pakistani troop can challenge us? विक्रम और उनके साथियों का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। विक्रम और उनके साथियों ने फिर से चढ़ाई की। जबरदस्त लड़ाई के बाद जीत मिली। पॉइंट 5140 पर तिरंगा लहराया। Gentlemen, you are now standing on point 4875
which was captured by my battalion on the 7th of this month. लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा मौजूद नहीं थे। The troops that recaptured Point 5140, that's the highest and most hostile feature of the Dras sector, are now back at base, but only for 7 days. And after that, it's back up again to battle altitude, terrain, and the possibility of death. I owe this capture Point 4875 to Captain Vikram Batra of my battalion, who laid his life here for the capture of this feature. कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। ये पहली लड़ाई थी जिसमें जंग के मैदान से शहीदों की लाश उनके गांव तक पहुंचाई गई। शहीदों की लाश को गांव तक पहुंचाने का फैसला काफी बड़ा साबित हुआ। इससे करगिल की लड़ाई करगिल तक सीमित नहीं रही, बल्कि लद्दाख से लेकर केरल तक और राजस्थान से लेकर नागालैंड, मणिपुर तक करगिल पहुंच गया। पूरा देश करगिल से जुड़ गया, जबकि पाकिस्तान अपने शहीदों की लाश तक कबूलने से इनकार करता रहा। भारतीय प्रतिक्रिया से परेशान पाकिस्तान ने एक नया शगुफा छोड़ा, बातचीत का शगुफा। प्रधानमंत्री ने इसका जवाब 7 जून 1999 को देश भर को संबोधित करते हुए दिया। India is always open to talks, but the talks must have a definite, specific purpose. In the present instance, the subject is one and one alone, the intrusion, and how Pakistan proposes to undo it. इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए भारत ने वो किया जो अब तक कभी नहीं हुआ था। 11 जून 1999 विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया। सम्मेलन में एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाई। उनसे बात तो नहीं हुई, कोई कल मुलाकात वगैरह हुई? कोई कल फिर हुई शाम को, तो वो ब्रीफिंग हमने की जो मियां साहब के साथ वही फोरम था, जो फुल फोरम था, पहले जहाँ हमने ब्रीफिंग की थी और उधर ही हुई जमशेद के पास, नहीं मियां साहब के दफ्तर में। अच्छा उधर। चीन पाकिस्तान का मददगार रहा है, लिहाजा पहले परवेज मुशर्रफ फिर नवाज शरीफ मदद के लिए बीजिंग पहुंचे। नवाज शरीफ चीन से लौटने के बाद अमेरिकी मदद की कोशिश में लग गए। 1999 में ब्रूस रिडल अमेरिकी विदेश विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी थे। रिडल ने करगिल युद्ध के दौरान अमेरिका की डिप्लोमेसी के बारे में लिखा है। रिडल के मुताबिक 2 जून 1999 को शरीफ ने राष्ट्रपति क्लिंटन को फोन किया। शरीफ ने अमेरिका से हस्तक्षेप की मांग की। इसके जवाब में क्लिंटन ने कहा कि पहले पाकिस्तान करगिल से निकले और लाहौर शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। नवाज शरीफ से बातचीत के बाद क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया। There was a telephone call yesterday to the Prime Minister from President Clinton late last evening. The two leaders discussed the current situation created by the armed intrusion and aggression across the line of control. The Prime Minister conveyed India's well-known position, and President Clinton recognized the restraint exercised by India so far. करगिल में पाकिस्तान किसी तरह अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान के हुक्मरान हार का ठीकरा अपने सर लेने से बचना चाहते थे। नवाज शरीफ ने 3 जून को दोबारा क्लिंटन को फोन किया। रिडल के मुताबिक शरीफ फोन पर हताश लग रहे थे और इस बार क्लिंटन से व्हाइट हाउस आकर अकेले में मुलाकात के लिए समय मांग रहे थे। क्लिंटन ने नवाज शरीफ को बड़े साफ शब्दों में कहा कि आप अमेरिका तभी आएं जब आप भारतीय क्षेत्र से बाहर निकलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अमेरिका आने की जरूरत नहीं है। अब नवाज शरीफ बिन बुलाए अमेरिका पहुंच गए। सरकारी जहाज में नहीं, एक कमर्शियल जहाज में। अमेरिका को लगा कि क्या नवाज शरीफ कारगिल के मामले में नहीं, पर अपनी एक पॉलिटिकल असाइलम मांगने आए हैं, शरण मांगने आए हैं। और उसी वक्त
उनको मालूम पड़ा कि पाकिस्तान की सेना न्यूक्लियर बॉम्ब को अपनी मिसाइल से जोड़कर हिंदुस्तान की तरफ मोड़ रही है, हिंदुस्तान की तरफ जा रही है। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान पे न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी में है। नवाज शरीफ 4 जून को अमेरिका पहुंच गए। मुलाकात की शुरुआत में ही क्लिंटन ने कुछ तस्वीरें नवाज शरीफ के सामने रख दी। तस्वीर पाकिस्तान के एटॉमिक हथियारों की थी, जिसे वहां की फौज शरीफ को बताए बगैर इधर से उधर ले जा रही थी। जो हमारे भी सामरिक विशेषज्ञ बोल रहे थे कि अब युद्ध समाप्त हो गया, अब युद्ध की संभावना नहीं है, सीमाओं को अब फिर से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, यह सब एक छलावा है। युद्ध हो सकता है और कारगिल ने साबित किया। व्हाइट हाउस में मुलाकात लंबी चली। क्लिंटन ने साफ कहा कि पाकिस्तान या तो अपनी सेना को बिना शर्त पीछे बुलाए या फिर युद्ध का सारा दोष अपने सर पर लेने को तैयार रहे। सोच विचार के लिए मुलाकात कुछ देर के लिए रोकी गई। इसी दौरान क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को बातचीत का ब्यौरा देने के लिए फोन किया। भारत ने साफ कर दिया कि उसकी जमीन पर जब तक घुसपैठिए मौजूद हैं, युद्ध का अंत नहीं होगा। उस मीटिंग के दौरान क्लिंटन ने वाजपेयी साहब से बात की। उन्होंने वहां पे उसको उठाया और कहा कि मेरे पास नवाज शरीफ बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि जो है वो हम कश्मीर का मसला जो है वो हिंदुस्तान के साथ बैठ के हल करने के लिए हिंदुस्तान हल करे कश्मीर का मसला, हम यहाँ से फायरबंदी के लिए तैयार हैं। तो कहता है मुझे वाजपेयी ने आगे से कहा कि ये आप पाकिस्तान को इनाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान एक तो फायरबंदी हमसे कह रहा है कि हम फायरबंदी करें और साथ हम ही से मुतालबा किया जा रहा है कि अब इसके नतीजे में कश्मीर का मसला हम हल करें। कुछ देर बाद क्लिंटन के साथ शरीफ की अकेले में मुलाकात हुई। तब भी ब्रूस रिडल को क्लिंटन ने कमरे में बिठाए रखा था। क्लिंटन को शक था कि इस मुलाकात के दौरान हुई बातों में शरीफ कुछ ऐसी जोड़ सकते हैं जिसे वहां कहीं ही ना गई हो। आखिरकार हुआ वही जो हिंदुस्तान चाहता था। पाकिस्तान कश्मीर के कारगिल इलाके से बिना शर्त वापस लौटा। टर्निंग पॉइंट हैज कम। ऑपरेशन विजय इज गोइंग टू बी ए ग्रेट विजय। 2010 में आखिर पाकिस्तान ने मान लिया कि उनके कारगिल में 453 सैनिक मारे गए थे। हालांकि नवाज शरीफ ने कहा था कि उनके 4000 सैनिक मारे गए थे, लेकिन तब तक नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, उनको निकाल दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी ये सवाल पूछा जाता है कि पाकिस्तान को इस लड़ाई से, कारगिल की लड़ाई से क्या मिला। और भारत में ये सवाल उठता है कि हमारे पास एटम बम होने के बावजूद, हमारे न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद जंग की नौबत आई कैसे? पाकिस्तानी सेना ने इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान के 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। और ये इन्फिल्ट्रेशन, ये घुसपैठ कितनी गहरी थी वो तो हमें तब पता चला जब हमारे खुद के 100 से भी ज्यादा सैनिक शहीद हुए। और हम तो ये सोच बैठे थे कि क्योंकि हमारे पास एटम बम है, क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर हैं, तो हम पर कोई भी देश हमला नहीं करेगा।